गुड इवनिंग एवरीवन। जिस टॉपिक की मैं अभी आपसे बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 एज वेल एज क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन ज़्यादातर बीएससी सेकेंड ईयर में तो आता ही है, लेकिन क्लास 12 में भी इससे रिलेटेड या किसी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाता है। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। मैंने मान लिया मेरे पास दो सोलिनॉइड है और एक सोलिनॉइड का नाम मैंने S1 रखा है और दूसरे सोलिनॉइड का नाम मैंने S2 रखा है। मैंने मान लिया S1 सोलिनॉइड के अंदर N1 नंबर ऑफ टर्न्स है एंड S2 सोलिनॉइड के अंदर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। आप सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में मेरा टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होता क्या है, उन दोनों के बीच आपको अभी ताल्लुकात पढ़ना है कि उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। मैंने मान लिया जब I1 चेंज होगा तो I1 चेंज होने के कारण एक सेल्फ इंडक्शन होगा। सेल्फ इंडक्शन S1 के अंदर होगा तो उसके कारण एक सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जनरेट होगा। वो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होता था? म्यू नॉट N1 स्क्वायर A बाई L। लेट इट बी क्वेश्चन फर्स्ट। फिर जब S2 के अंदर कोई करंट अगर चेंज हो तो इसके अंदर भी एक सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जनरेट होगा। वो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कितना होता था? मैंने L1 की जगह L2 को रिप्लेस कर दिया सिर्फ, और जहां यहां बनता बस यहां 2 कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब कॉमन सेंस का थोड़ा यूज कीजिएगा। जब दो कॉइल्स आपस में कोएक्सियली रखी है तो वहां एक म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट भी होगा। जब म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ S1 सोलिनॉइड ड्यू टू S2 सोलिनॉइड हमारे पास ये आया था, और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ S2 सोलिनॉइड ड्यू टू S1 सोलिनॉइड हमारे पास ये आया। हमने क्या वहां देखा था कि दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, तो हमने M12 को M21 के बराबर रख के M के बराबर मान लिया था। तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट मैंने दो कॉइल्स का M मान लिया। तो अब इसके बाद मुझे रिलेशन निकालना है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास L1 × L2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊं तो स्क्वायर हटने के बाद इस तरफ रूट लग जाएगा और इधर ये टर्म्स बचेगी ऐसा। इसके बाद आप ध्यान देंगे ये म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू थी, तो आप यहाँ M रखेंगे तो आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा रूट L1 × L2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट। मैथमेटिकली तो माय डियर ये बहुत सही है और 100% सही फॉर्मूला है मैथमेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ये गलत है। प्रैक्टिकली गलत क्यों है? आप कभी पूछेगा अपने टीचर से या किसी से भी पूछेगा, रेस्पेक्टफुली पूछेंगे आप कि ये फॉर्मूला गलत क्यों है। दरअसल इस मैथमेटिकल फॉर्मूले में उस करंट का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं हुआ, उस ईएमएफ का कोई जिक्र ही नहीं है, उस फ्लक्स का कोई जिक्र ही नहीं है। जब दो कोइल आपस में रखी हो और इंटरसेक्शन के कारण जो फ्लक्स, जो ईएमएफ और जो करंट पैदा हुआ हो, उसके इंटरसेक्शन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के अंदर। जब उसका कोई जिक्र नहीं है तो मतलब हम एक फैक्टर छोड़ चुके हैं, मतलब कुछ और भी फैक्टर यहाँ मिसिंग है। अब वो फैक्टर क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसे प्रॉपर वे में इस तरीके से लिखेंगे कि M इज इक्वल्स टू वो फैक्टर जो यहां हमने छोड़ दिया, मिसिंग फैक्टर, रूट L1 × L2। तो ये फॉर्मूला आपके पास इसके बराबर होगा, जहां K का सही नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जब दो कॉइल्स को आपस में कपलिंग की जाती है तब जो मिसिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि ईएमएफ, जैसे कि करंट, जैसे कि फ्लक्स, वो K के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि K की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। K की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? K की वैल्यू डिपेंड करेगी L एंड M की वैल्यू पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, एक बार क्लास 12 में और एक बार यूपीटी में आया था कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट अपॉन रूट L1 L2। ध्यान दीजिए, हेनरी और हेनरी हेनरी स्क्वायर बनेगा, लेकिन रूट के बाहर आकर दोबारा हेनरी बचेगा, और इधर M की भी ऐसा यूनिट हेनरी, तो हेनरी से हेनरी कट गया, तो K हैज नो ऐसा यूनिट, नो डायमेंशन फॉर्मूला। तो इस वीडियो में मेनली मैंने आपको क्या बताया अभी
तक मैंने आपको बताया है कि कुछ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। जब दो कॉइल्स आपस में रखी जाती हैं तो वहाँ सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है और दोनों के बीच कुछ रिलेशन भी होता है। तो आप इस रिलेशन को अच्छे से याद रखेंगे। आप नोट्स भी बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता क्या है, जरा समझिएगा एक बात बहुत ध्यान से। अगर एक कंडक्टर को आपने किसी मैग्नेटिक सर्किट के साथ कनेक्ट किया है या किसी एक मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो आप कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अगर एक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज से आप कनेक्ट करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी आने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर टॉर्क बढ़ेगा। वो टॉर्क मैग्नेटिक मूवमेंट को पैदा करेगा। वो मैग्नेटिक मूवमेंट को पैदा करने के बाद उस कंडक्टर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपके पास एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है, उस सॉफ्ट आयरन कोर के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ, अगर मैं किसी एक मेटल को हाथ में पकड़ूँ तो मैंने हाथ में मेटल लिया तो मुझे करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस 10⁵ ओम है और उसके अंदर इस अवस्था में जब तक मैंने उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम है, नैनो एम्पियर, जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो करंट को बढ़ाने के लिए मैं उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करूँगा। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में बन जाएगा, जिसका मेरे ऊपर इफेक्ट होगा। सेम ऐसे ही अगर एक आपके पास सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा है जिसे अभी तक आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं डाली एक्सटर्नली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना डालने से पहले भी उसके अंदर ऑलरेडी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कर देंगे तब उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम मैग्नेटो फोर्स कहलाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटो फोर्स है उसे सबसे पहले हॉपकिंसन ने एक्सप्लेन किया था अपने नियम के अनुसार। उन्होंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना ज़्यादा उस कंडक्टर से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा, जिस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आ जाएगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या कंडक्टर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, जो उनकी स्पिन को बढ़ाएगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंडक्टर के अंदर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी का जब आप साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट का नाम होगा वहाँ मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, जिसे आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रिलक्टेंस। एक चीज समझिएगा जरा, हमने ये भी पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट और कोइल और अ कंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड। और आज हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मैग्नेटिक सर्किट और अ कंडक्टर व्हिच इज कनेक्टेड टू द मैग्नेटिक सर्किट। तो आप क्या कहेंगे कि जो ईएमएफ होता है इंड्यूस्ड और जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स होता है, दोनों बिल्कुल बराबर एक ही चीज होती है। तो हमने इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक तो रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट एंड सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो एक हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है या मैग्नेटो फोर्स होता क्या है, इसमें आपने एक नियम को भी, एक लॉ को भी एक्सप्लेन किया है। और आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन से शायद ये भी पता चला होगा कि आपके हाथ में अगर एक रिंग है मेटल की तो आपको करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहाँ उस अवस्था में रिंग के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, जिसके कारण उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कम है। लेकिन अगर उस रिंग को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को बढ़ाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। दोनों के बीच एक रिलेशन होता है I = ANEVT। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज फ्री वेलोसिटी बढ़ी तो इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्टर के अंदर बढ़ेगा।
आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कैसा समझ आया। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।